वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर आप लोगों के लिए फिर से क्लास 9 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। इसमें मैं चैप्टर वाइज चैप्टर का हर एक पॉइंट को है ना, मिडिल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप सारी चीज़ को कवर किया हूँ। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर बिल्कुल अच्छे तरीके से उतार कर याद करें। और अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो बिल्कुल इसका पहला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ प्लेलिस्ट में, आप जाकर वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं, सेकंड चैप्टर इसका नाम है मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो चलते हैं, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, तो पहला है श्रम उत्पादन का कैसा साधन है। तो आपको बता दें कि श्रम जो है उत्पादन का क्या है, अनिवार्य साधन है। इसकी आपूर्ति देश के कार्यशील जनसंख्या द्वारा ही होती है। ठीक है, श्रम उत्पादन जो होता है तो कार्यशील जनसंख्या, जो काम करने वाला जनसंख्या होता है उसी से उसका आपूर्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देश की जनसंख्या मानवीय पूंजी का रूप कब ले लेती है। तो क्या है, जब हम उसके विकास में धन का निवेश करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जनसंख्या जो है वो मानवीय पूंजी का रूप कब लेगा, जब हम उस पर धन निवेश करेंगे। पढ़ाई के रूप में अगर खर्च होता है तो हर चीज़ में अगर जो निवेश होता है तब वह क्या होता है, वह जनसंख्या जो मानवीय पूंजी का संसाधन के रूप में वो यूज होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मानवीय पूंजी का भंडार कब बढ़ता है। तो मनुष्य की बौद्धिक योग्यता, कौशल तथा शारीरिक क्षमता में सुधार होने से मानवीय पूंजी का भंडार बढ़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानवीय पूंजी मतलब मानव का जो पूंजी, मानवीय जो पूंजी है का भंडार जो कब बढ़ता है, तो मनुष्य की बौद्धिक, अगर देखा जाए तो बौद्धिक योग्यता, मेंटलिटी अच्छा से वर्क करेगा, उसमें अगर एबिलिटी आता है अच्छे तरीके से, है ना, उसका शारीरिक क्षमता अच्छा सुधरता है, तो ये क्या है, मानवीय पूंजी का एक भंडार है ना। नेक्स्ट है कि भौतिक एवं मानवीय पूंजी, है ना, ये फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, इसमें क्या है, तो भौतिक पूंजी निवेश की संज्ञा कब दी, भौतिक पूंजी जो है निवेश की संज्ञा कब दी जाती है। तो यहाँ पर जब हम कल कारखाने, मशीन, उपकरण आदि में पूंजी का निवेश करते हैं तब इसे भौतिक पूंजी निवेश की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मानवीय पूंजी निवेश किसे कहते हैं। यहाँ पर है जब हम मानवीय संसाधन के विकास में, जो मानव का जो विकास होता है उसके संसाधन के विकास में पूंजी का विनियोग, है ना, विनियोग करते हैं तब इसे हम मानवीय पूंजी का निवेश कहते हैं। ठीक है, अगर मानव पर खर्च होता है तभी तो वो मानवीय पूंजी का निवेश कहलाएगा। नेक्स्ट है GNP का फुल फॉर्म, तो देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पर इंग्लिश में भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से एग्जाम हो या फिर आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मिडिल क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कभी कभी, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से अच्छे तरीके से नोट लिख ही लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं मानवीय एवं भौतिक पूंजी का निर्माण, जो मानवीय है और भौतिक पूंजी का निर्माण कब होता है। तो देखा धन या पूंजी के निवेश, अगर किसी मानवीय हो या भौतिक, तो धन से अगर निवेश खर्च कीजिएगा तो यही लिखा हुआ है कि धन या पूंजी के निवेश से ही मानवीय एवं भौतिक पूंजी का निर्माण होता है। चाहे भौतिक या फिजिकल कैपिटल हो या फिर अगर ह्यूमन कैपिटल, तो वो डेवलप तभी करेगा जब उस पर कोई खर्च होता है ना। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो पहले तो चाइना था, लेकिन अभी जो है वह भारत बन चुका है आगे, है ना। तो नेक्स्ट है दुनिया में सबसे कम जनसंख्या वाला देश अगर देखा जाए वेटिकन सिटी, लगभग 800 लोग रहते हैं, 800 से 1000 अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट है भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है। तो भारत में जो जनगणना है वो 10 वर्षों में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मानवीय पूंजी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। मानव पूंजी में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा आवास, है ना। तो ये तीन चीज़ें तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानवीय संसाधन में, मानवीय पूंजी में अगर देखा जाए तो। विकास में अगला है टॉपिक विकास में भूमिका। नेक्स्ट है विकास में भूमिका, रोल इन डेवलपमेंट। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कब होती है। अगर कोई भी व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कब होगा, तो जब उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। अगर मान लीजिए उत्पादन में वृद्धि होता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है तो सिंपल सी बात है वो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता ही होता है ना। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति पर जो आय का जो वृद्धि होता है उसके बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है भूमि और पूंजी उत्पादन का कैसा साधन। जो भूमि है और पूंजी उत्पादन का कैसा साधन, तो निष्क्रिय है। ठीक है, निष्क्रिय है। नेक्स्ट है शिक्षित परिवारों के माता पिता शिक्षा के महत्व को समझते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा में प्राप्त धन का निवेश करते हैं, है ना। ये देखिएगा जो शिक्षित परिवार होता है वो अधिक से अधिक अपने बच्चों को शिक्षा के रूप में, अभी के समय में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अशिक्षित भी हैं तो वो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद वैसे लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षित है वो ज़्यादा समझते हैं। इसीलिए पर्याप्त एवं पौष्टिक आहार के अभाव में गाँव के बच्चे किन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो आपको पता होगा, देखते होंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बिल्कुल मतलब सिर्फ मांस पूरा सूख जाता है, सिर्फ हड्डी बचता है ना, बोन बचता है।
बिल्कुल वो बच्चा कुपोषण उसको बोलते हैं, कुपोषण का शिकार। किन कारणों से माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं? तो सिंपल सी बात है कि वो बात है अशिक्षा और अज्ञानता, है ना। तो ये दो चीज़ है, जो लिटरेसी है और इग्नोरेंस है, ये दो चीज़ है, ज्ञानता, जिसके कारण से वो अपने बच्चों का अच्छे तरह से ख्याल नहीं रख सकते हैं। कौन सा देश है जिसमें मानव संसाधन में निवेश किया है, मतलब कौन सा देश जो मानव संसाधन में अधिक से अधिक निवेश किया है? तो वह जापान एक ऐसा देश है जो कि मानवीय संसाधन में इतना निवेश किया कि काफ़ी अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम में बहुत आगे है ना। नेक्स्ट है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको। तो ऑप्शन में आपको हिंदी में भी दे सकता है, इसलिए अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि NCERT, है ना, का फुल फॉर्म, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये NCERT जो फुल फॉर्म है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि हिंदी में इसका कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पर हिंदी में भी दे सकता है और इंग्लिश में भी दे सकता है, इसलिए बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को भी लिख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी को जरूरत नहीं है उसको लिखने की। नेक्स्ट है NCERT अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? NCERT का मुख्य उद्देश्य जो होता है स्कूली शिक्षा और अध्यापकों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार। देखिए टीचर शिक्षा को जो दिया हुआ NCERT का मेन लक्ष्य जो है, तो शिक्षक को भी कहीं ना कहीं ट्रेंड करके, अभी तो बहुत सारा ट्रेनिंग निकला हुआ है टीचर लोग के लिए सरकारी में, तो अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, तो सुधार आता है शिक्षा में। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो यहाँ देखो, सॉरी SCERT है वो NCERT, तो स्टेट, है ना, बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसमें स्टेट सिर्फ लगा हुआ, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। SCERT का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? SCERT का मुख्य उद्देश्य होता है राज्य स्तर पर शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास, ये SCERT का है ना, बिल्कुल। अगला है UGC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना। तो दोनों जितने भी फुल फॉर्म होगा तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखिएगा। UGC अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? UGC का जो है ना मुख्य उद्देश्य होता है उच्च शिक्षा में समन्वय एवं स्तर निर्धारण का कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ICAR, है ना, ICAR, ठीक है, ICAR जो है का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना। नेक्स्ट है ICAR अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है देश में कृषि तथा अन्य संबंध, है ना, अन्य संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा संबंधी गतिविधियों के संचालन का कार्य होता है। नेक्स्ट है ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ध्यान रखिएगा M जो लग गया मेडिकल हो गया, तो भारतीय चिकित्सा अनुदान परिषद। नेक्स्ट है ICMR अनुदान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है चिकित्सा संबंधी जो होता है उसको सुधार करना, है ना। नेक्स्ट है ICSSR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब यहाँ देखो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, है ना, ये उसका फुल फॉर्म हो गया। ICSSR अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर इसका लिखा हुआ ICSSR का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध की प्रगति की समीक्षा करना। जो सामाजिक विज्ञान है, हमें सोशल साइंस अगर देखा जाए समाज के लिए, तो उसमें समीक्षा करना और प्रगति करना, उसमें प्रगति का समीक्षा करना। नेक्स्ट आते हैं कि बिहार की जनसंख्या एवं इसकी विशेषता। यहाँ क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के देश में कौन सा, बिहार अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर में आते हैं। तो आपको कमेंट में बताना कि अगर बिहार तीसरा में आता है तो हमारे देश में पहला स्थान पर कौन आता है, दूसरा स्थान पर कौन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग यहाँ दिखाया हुआ है कि लगभग 14 करोड़, है ना, 91,41,337 अप्रॉक्स दिखा जाए, है ना। वर्तमान में बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 7,54,93,251, है ना, लगभग में दिया गया। और वर्तमान में बिहार में महिलाओं की संख्या देखी जाए तो वह लगभग 7 लाख, है ना, सॉरी 7,36,48,086। तो ये जो फर्स्ट वीडियो में मैं इतना ही बनाऊंगा, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो करके मैं बनाता हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। और सेकेंड पार्ट में मैं इसका दूसरा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी हो, और इसे आप लोग बिल्कुल नोटबुक में अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो।
है ना। और अगर मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको मिलेगा नॉलेज और हमको मिलेगा हौसला वीडियो बनाने का। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।